Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है. So जो भी हमारे साथ पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि how we proceed with our session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs, in the form of वन लाइनर, और जहाँ पे भी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम पूरी न्यूज़ को भी पढ़ते हैं, न्यूज़ का भी एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहता है. एंड तक बने रहिएगा. ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. तो ये वन लाइनर फॉर्म में न्यूज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शन 10,050 crore टू दामोदर वैली कॉरपोरेशन फॉर इट्स अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट. तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है उनका एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसके लिए एसबीआई ने कितना सैंक्शन किया है? अमाउंट 10,050 crore रुपीज़. ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए एसबीआई ने कितना जो है अमाउंट सैंक्शन किया है. तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये एक ही न्यूज़ है आज. अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन के फॉर्म में हम इस करंट अफेयर को पढ़ेंगे. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ओजोन डे. तो वर्ल्ड ओजोन डे आज ही के दिन यानी कि 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसकी कब से शुरुआत हुई थी मनाने की, और इसकी थीम क्या है वो भी हम अपने अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे. बट पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. What does the first statement says? Theme for 2024 is Montreal Protocol Advancing Climate Action. क्या इस बार की थीम ये है? Yes, this statement is correct. स्टेटमेंट 2 कहता है द मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1994. क्या 1994 में मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था? नहीं, इसको साइन किया गया था 1987 में. ठीक है, तो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल क्या है ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, तो इस बार की थीम तो हमने डिस्कस कर ली. तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है वो अडॉप्ट किया गया था. बेसिकली ये एक ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी बिकॉज ताकि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो हम रोक सके. अब ओजोन लेयर क्या होता है? जो सन होता है उससे जो यूवी रेज निकलती हैं वो उन यूवी रेज को ओजोन लेयर जो है रोकने का जो है वो काम करता है. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फियर है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फियर के कुछ 25 to 30 किलोमीटर्स ऊपर वी गेट स्ट्रैटोस्फियर. ठीक है, स्ट्रैटोस्फियर के पास ही हमारी ओजोन लेयर होती है जो लेयर हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता? जो भी वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेस जैसे हम कहते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती थी, और जो भी यहाँ पे विविधता है, जैव विविधता, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर अगर ह्यूमंस को भी वो जो है इम्पैक्ट करती थी. कैसे? बहुत टाइप के कैंसर्स क्रिएट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उस पर एक्सपोजर होता है तो इट कैन कॉज कैंसर एज वेल. ठीक है, तो दैट इज़ वाई ऐसी लेयर जो हमें नेचुरली मिली है नेचर से उसको प्रोटेक्ट करना है. बिकॉज ऐसा देखा जा रहा था कि वो लेयर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो घटती चली जा रही है. ठीक है, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है साइन किया गया था ट्रीटी को 1987 में, ताकि ओजोन लेयर को कम किया जा सके. और बेसिकली कौन सा है वो एलिमेंट जिसको कम करने की बात की गई थी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो बेसिकली एयर कंडीशन और हमारे रेफ्रिजरेटर्स में से ये निकलते हैं. तो मेन सोर्स वही है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं. तो इनको रोकने के लिए, बिकॉज ये बहुत हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए, तो जो है इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था. ठीक है, कुछ वर्ष बाद काइगाल जो है एग्रीमेंट उसको भी साइन किया गया था. उसमें उस एग्रीमेंट में कहा गया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको भी जो है रोकने की ज़रूरत है. तो CFC और HFC को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो कम हो सके. ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच एम्पॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय बेवेरियन नॉर्डिक AS वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय WHO. तो एम्पॉक्स जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि इंडिया में भी एक कन्फर्म्ड केस मिला है, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है.
तो इसके लिए जो पहली वैक्सीन है जो किस कंपनी ने बनाई है, बेवेरियन नॉर्डिक एएस। तो इसको अप्रूवल मिल गया है WHO से। आपको बताना है उस वैक्सीन का नाम क्या है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनियोस। ठीक है, जेनियोस इस एमपॉक्स के वैक्सीन का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी से न्यूज़ आ गई है। डायमंड लीग, इन द डायमंड लीग फाइनल व्हाट पोजीशन डिड नीरज चोपड़ा फिनिश विद अ थ्रो ऑफ 87.86 मीटर्स। तो नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका, दैट इज़ जेवलिन थ्रो में ये compete करते हैं, और डायमंड लीग कंपटीशन हो रही थी। ठीक है, तो उसके फाइनल में जो है नीरज चोपड़ा ने इतने मीटर्स का थ्रो किया, अपना जैवलिन थ्रो। तो ये किस पोजीशन पे रहे ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड पोजीशन पे रहे। ठीक है, पिछले बार भी नीरज चोपड़ा जी इस कंपटीशन में सेकेंड पोजीशन पे ही रहे थे। ठीक है, फर्स्ट कौन आया है, ही मिस्ड मियर सेंटीमीटर विद थ्रो ऑफ 87.86 मीटर्स। तो फर्स्ट पोजीशन पे आने से सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर से चूक गए, बिकॉज जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कंटेंडर आए हैं उनका नाम है एंडरसन पीटर्स। ठीक है, एंडरसन पीटर्स कौन है, पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये जो है इस ट्रॉफी में फर्स्ट नंबर पे आए हैं। कितना इनका थ्रो रहा, 87.87 मीटर्स। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी का 86 मीटर्स था और इनका 87 मीटर, 1 सेंटीमीटर से ये चूक गए। ठीक है, और चोपड़ा हैड वन द डायमंड लीग ट्रॉफी इन 2022। तो 2022 में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था इस ट्रॉफी में। ठीक है, इस चैम्पियनशिप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज द रेयर डंग बीटल स्पीसीज ऑन इट इज ब्रोडैटी आइडेंटिफाइड। तो ये जो बीटल की स्पीसीज है, रेयर डंग स्पीसीज, तो ये क्या करती हैं, जो गोबर के जो हैं वो गोले बना के ये फेंकती हैं, ये इनकी खासियत है। दैट इज़ कॉल्ड एज, इसीलिए इनको रेयर डंग स्पीसीज कहा जाता है। इंडिया में ये पहली बार पाई गई हैं। कहाँ पे पाई गई हैं ये आपको बताना है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोंगख्यालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे ये स्थित है, आपकी मेघालय में ये स्थित है। ठीक है, तो अब से ऐसा भी पूछा जाएगा कि नोंगखैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेयर डंग स्पीसीज पाई गई हैं, तो आपको बताना है कि ये सेंचुरी कहाँ पे स्थित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेट भी आप याद रखिए कि मेघालय में ये स्थित है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड द चार्मरान-1 सैटेलाइट। तो चार्मरान-1 सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि ये सैटेलाइट है, इसको किसने लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हो, ये जो चार्मरान है ये ईरान से राइम कर रहा है, राइट। तो चार्मरान सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया, ऐसे आप याद रख सकते हो निमोनिक्स के ज़रिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वन द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फ्रॉम द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर। तो इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा इन्होंने एक जो है अवार्ड प्रदान किया है जिसका नाम है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो ये किसने जीता है ये आपको बताना है। लगातार इस कंपनी ने 6ठी बार इस अवार्ड को जीता है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसको विजाक जो है इस्पात लिमिटेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो RINL ने लगातार 6ठी बार इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू। इसमें और कुछ समझाने के लायक फैक्ट्स नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच स्टेट इज़ द करम फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज कर्मा सेलिब्रेटेड। तो करम फेस्टिवल जो है ये आपका किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, बेसिकली ये भी एग्रीरियन फेस्टिवल है जो आपका पहला क्रॉप आता है, मतलब जब क्रॉप्स का जो सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तब आपका ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली खारिफ सीज़न के पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो खारिफ सीज़न का जब ऑनसेट होगा आने वाले दिनों में, तो जो खेत की जो ईल्ड होगी, जो फसल आएगी वो बहुत अच्छे से हो, ये भी एक रीज़न है इस फेस्टिवल को मनाने का। और कर्मा इज़, हम जो भी डीड्स करेंगे अच्छा बोएंगे, बिकॉज ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ऐसा कहा जाता है कि, है ना, एक कहावत भी है कि अच्छा जो बोएगा सो पाएगा, है ना, अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे। बेसिकली अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मद्देनज़र रखते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है करम या फिर कर्मा फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है,
झारखंड में। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड प्रवीण गोवर्धन रिसीव इन 2010। अब प्रवीण गोवर्धन कौन है ये हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आपको बताना है कि इन्होंने अवार्ड जीता था 2010 में। कौन सा अवार्ड इन्होंने जीता था? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी भारतीय अवार्ड। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। प्रवीण गोवर्धन जो हैं ये साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, एंटी अपार्थाइड बेसिकली जब आपके कलर के ऊपर या फिर रेस के ऊपर जब आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड हम उसे कहते हैं जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एंटी इज उसे रोकना, उस अपार्थाइड को रोकना इज एंटी अपार्थाइड। तो अपार्थाइड को रोकने के लिए जिन व्यक्ति ने काम किया था उनका नाम था प्रवीण गोवर्धन। ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति थे। ठीक है, बट ये अफ्रीका के सिटीज़न थे, बाद में ये अफ्रीकन सिटीज़न हो गए। ठीक है, तो इनको 2010 में इनके इस एक्टिविस्ट वाले क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनको जो है प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया था। अब ये अवार्ड किनको दिया जाता है? इंडिया, इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट ऑनर फॉर ओवरसीज इंडियंस। मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली जो अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र में उनको दिया जाता है। ठीक है, तो बस ये अवार्ड उनको दिया गया था 2010 में। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में आप अगले स्लाइड में पढ़ेंगे विस्तार से कुछ फैक्ट्स को। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट जो है, ये इंडेक्स बेसिकली किसने लॉन्च की है। इंडेक्स इज बेसिकली जैसे हम हिंदी में सूचकांक कहते हैं, तो इस सूचकांक को किसने रिलीज़ किया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो ITU ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है और इसमें फाइव टीयर एनालिसिस किया गया। मतलब 5 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है कंट्रीज़ को, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 और Tier 5। तो Tier 1 में जो कंट्रीज़ है बेसिकली वहाँ पे जो कंट्रीज़ इस क्लास में इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगी, मतलब वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत काम हो रहा है, अच्छे से जो है इस सेक्टर में परफॉर्म किया जा रहा है। अगर Tier 2 में आएंगे तो 1 से थोड़ा कम यहाँ पे काम किया जा रहा है, Tier 3 में इन दोनों से कम काम यहाँ पे किया जा रहा है, Tier 4 में इन तीनों से कम काम रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी इस कैटेगरी में कम किया जा रहा है, एंड Tier 5 इज़ द लास्ट, यानी कि यहाँ पे सबसे कम काम हो रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? Tier 1 में इंडिया जो है लाई कर रहा है। ठीक है, और 46 कंट्रीज़, इंडिया के साथ 46 कंट्रीज़ है जो Tier 1 में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो यस, इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन थी। इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? Tier 1 कैटेगरी में लाई कर रहा है। ये याद रखना, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स ITU ने जो है रिलीज़ किया है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये आपका जो है न्यूज़ के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, इसका MCQ नहीं है। स्वाति विजय कुलकर्णी अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्जीरिया। तो इंडिया का एम्बेसडर फॉर द अल्जीरिया किन्हें चुना गया है? स्वाति विजय कुलकर्णी जी को। ठीक है, ये एट प्रेजेंट सर्विंग एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हैं। अब इनको जो है एम्बेसडर टू अल्जीरिया नियुक्त किया गया है। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को देखें तो अरुण गोयल जी जो हैं वो एम्बेसडर टू क्रोएशिया के लिए इस पद पे नियुक्त हुए हैं, और इंडिया के एम्बेसडर टू आइसलैंड इस पद के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? R रविंद्र जी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये जो है इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि एम्बेसडर्स किस पॉइंट पे कहाँ पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज का हम सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप सभी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई है। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज। ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स की नीड होगी उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।